आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से पहले हम लोग देख लिए थे कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र किसे कहेंगे, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, है ना। फोकस दूरी, फोकस, वक्रता, केंद्र, ये सारे बात को हम लोग देख लिए थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब आप पहला लेसन में पढ़ के आए हैं, उसमें यहाँ बोलना था पर वहाँ बोले थे हम लोग परावर्तन, यहाँ बोलना है अपवर्तन, बस इतना का फ़र्क है। चूँकि हम लोग पहला लेसन में प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और दूसरा लेसन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो बस इतना ही का अंतर होता है, क्योंकि उसमें जो पहले स्थिति में जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं उसमें प्रकाश का परावर्तन होता था, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश आर पार होगा, है कि नहीं। अपवर्तन होता है तो मन प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन वहाँ परावर्तन में माध्यम एक ही होता है, परावर्तन में माध्यम एक ही होता है ना। तो यहाँ पर सुनिए ध्यान से, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ क्या बोले थे, पहला लेसन में क्या पढ़ना था उसको भी सुन लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, चूंकि वहां पर दर्पण आ रहा था तो दर्पण के साथ प्रकाश का परावर्तन होता था। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती थी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो लेंस में प्रकाश टकरा कर लौटती नहीं है, पार हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ अपवर्तन बोलना है। क्या बोलना है, तो हम लोग बोलेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, और प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इमेज समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। वहाँ आप लोग को परावर्तन के बाद मिलता था किरणें और यहाँ अपवर्तन के बाद मिलेगा, फर्क इतना ही है, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ओह 1 मिनट, है ना। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, तो आप लोग इससे भी आप लोग की जानकारी हो चुकी है। ये भी आप लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वहाँ आप लोग दर्पण में जानते थे, यहाँ किस में जानना है, लेंस में जानना है। तो वास्तविक कहने का मतलब आप लोग वास्तविक किसको बोलते हैं ना, कहते एकदम रियल में हुआ है। तो वास्तविक इंग्लिश रियल और प्रतिबिंब का क्या होता है, इमेज। तो ये रियल इमेज। अब ध्यान से सुनिएगा कि रियल इमेज कहेंगे किसको, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ गया ना। यानी जिस बिंदु पर आकर के वास्तव में मिल जाएगी, यानी काल्पनिक रेखाओं द्वारा नहीं दर्शाया जाएगा,
वास्तविक रेखाओं द्वारा दर्शाने के बाद मिल जाते हैं किरणें, तो वैसे स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। क्या होगा? और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। किसके अपेक्षा? तो वस्तु की अपेक्षा। जो वस्तु रहेगा उसके अपेक्षा में उल्टा प्रतिबिंब। जैसे में अगर वास्तविक प्रतिबिंब इस पेन का बन रहा होगा तो ये पेन जो आप इस तरह से देख रहे हैं उस समय देखते समय जब प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब में पेन का प्रतिबिंब देखिए ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? मतलब ऊपर वाला सिरा नीचे और नीचे वाला सिरा ऊपर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उल्टा। क्या बोलते हैं? उल्टा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी या काल्पनिक को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं और प्रतिबिंब को इमेज। तो वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब ध्यान से सुन लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे किसे? तो बोले किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु से, यानी काल्पनिक रेखाएं द्वारा दिखाएंगे ना, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब दिखाया जाएगा, लाइन जो किरण खींचा जाएगा वो आपको डॉट डॉट के द्वारा खींचा जाएगा, है ना। यानी काल्पनिक किरण खींचे जाएंगे। क्या किरण खींचे जाएंगे? और काल्पनिक किरण आपस में मिलते हैं तो समझ जाना कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? कोई दिक्कत है? और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। कैसा होता है? कैसा होता है जी? सीधा होता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ हम लोग ने दोनों प्रतिबिंब के बारे में देख लिया कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो किरण आरेख पढ़ना था, लेकिन किरण आरेख हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंस से किरण किस प्रकार गुजरता है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में सीखेंगे। किसको? तो जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखिएगा, सेम टू सेम याद रखना है। किसको? अवतल दर्पण को। किसको याद रखना है? तो जिस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा था सेम उसी जैसा यहाँ पर उत्तल लेंस में बनेगा। ठीक है, फर्क इतना था कि वहाँ परावर्तन, यहाँ अपवर्तन होगा ना। तो देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे। और प्रतिबिंब के प्राकृतिक प्रतिबिंब, देखिए पहला हम लोग देखेंगे उत्तल यदि वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब के प्राकृतिक बताएं। यानी यहाँ पर वस्तु के यदि लेंस तथा फोकस के बीच रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम लोग को बताना है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका क्या है, वस्तु है ए और ए भी ये वस्तु है। ये भी क्या है? एक वस्तु है जिससे हम लोग कहाँ रख रहे हैं? वो लेंस तथा फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब को हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण लेना होगा। कितना किरण लेना होगा? कम से कम 2 किरण लेना होगा। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक किरण अपने आप को कभी विभाजित नहीं करती है। कि करती है? तो यहाँ देखिए ये गया ऐसे, तो ये लग रहा है कि क्या है, मुख्य अक्ष से समांतर है। तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए क्या होती हैं? गुजर जाती है, निकल जाती है ना, आगे की ओर निकल जाती है। ये पहला किरण है। दूसरा किरण हम देखेंगे प्रकाश केंद्र से गुजार के देखेंगे। तो प्रकाश केंद्र, सॉरी, इस तरह से है ना, प्रकाश केंद्र से ऐसे निकल जाएगा।
तो ये धीरे 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 लग रहा है कि फैलते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फैलते जा रहा है ना जी। तो ये कभी आपस में जाके मिलेगा उधर, नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लग रहा है कि प्रकाश किरणें इधर से आ रहा है, लग रहा है ना ये वाला, तो ऐसे हम लोग खींच देंगे लाइन, ठीक है। और ये किरण लग रहा है ना, ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लग रहा है कि इधर से आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ मिलेगा कि नहीं मिला, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, है ना। यानी कह दिया जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अच्छा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है पहले बताइए। तो काल्पनिक रेखा द्वारा दिखाया जा रहा है ना, तो काल्पनिक रेखा द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब हो गया आभासी। अच्छा, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, कैसा होता है, तो सीधा हो गया। अब देखिए वस्तु से बड़ा या छोटा है, बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे, खाली बड़ा है ना। और कहाँ बन रहा है, तथा वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे ही ना जी। तो यही आपका हो गया प्रतिबिंब के। चार बात पर ध्यान देना है, प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक, सीधा है कि उल्टा, वस्तु से बड़ा छोटा या बराबर, और कहाँ बन रहा है, यही होता है प्राकृतिक में। यही चार बात लिखा था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड में हम लोग देखेंगे, यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। वस्तु की स्थिति कहाँ है, फोकस पर, यानी यहाँ पे है ना। वस्तु यदि यहाँ रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले प्रकाश किरण एक है कि इसके समांतर गुजारते हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस होते हुए निकल जाती है आगे की ओर, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत। एक है कि प्रकाश केंद्र से यदि प्रकाश किरण गुजार दी जाए तो इस तरह से बाहर निकल जाएगी। तो ये दोनों पैरेलल होती है, क्या होती है, तो यहाँ पर कह दिया जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये चूंकि इधर मिलेंगे ही नहीं, बहुत दूर जाके मिलने की संभावना होती है। तो वैसे स्थिति में कह दिया जाता है कि ये दोनों जो होते हैं से आपस में अनंत पर लगभग मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, यानी अनंत पर कहाँ मिलेगा, सो कोई पता। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति पहला है कि वास्तविक होगा, क्या होगा, क्या बनेगा जी, और वास्तविक के साथ साथ सॉरी उल्टा ना, क्या होता है, उल्टा। और उल्टा के बाद यहाँ पर देखिए वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। और कहाँ बना, तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, ये हो गया दूसरा। तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, यदि वस्तु F1 तथा C1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। वस्तु को कहाँ रखना है, F1 और C1 के बीच में रख दिए। तो प्रतिबिंब के प्रकृति, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन लाएंगे, अपवर्तन के बाद फोकस होते हुए निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रकाश केंद्र से एक प्रकाश किरण गुजारेंगे। तो देखिए लगभग कहाँ मिल रहा है, अगर ये किरण को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ मिलना गया जी, मिला कि नहीं मिला। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ मिल गया तो वास्तविक लाइन द्वारा न मिल रहा है, वास्तविक लाइन द्वारा न मिला जा रहा जी। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रतिबिंब की प्रकृति क्या क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा दिखता है, इतना बड़ा यहाँ ये है तो बड़ा ना है, बड़ा। और कहाँ बन रहा है? तो C2 और अनंत के बीच, C2 और अनंत के, C2 और अनंत के बीच बनता है। क्लियर हो गए? कोई डाउट नहीं है। देखिए चौथा अब हम लोग देखेंगे, यदि वस्तु C1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। तो सबसे पहले उत्तर लेंस बनाते हैं हम लोग। वस्तु को कहाँ रखना है? C1 पर, तो C1 पर रख दिए ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग समांतर लाइन लाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बाद फोकस से। अब एक किरण हम लोग इससे गुजारेंगे ना जी, वो गलती गुजर गया, ये प्रकाश केंद्र से गुजरना चाहिए, किससे गुजरना चाहिए? तो कहाँ मिला? कहाँ मिल गया? C2 पर मिल रहा है ना। आप सीधा स्केल लेके खींचिएगा तो आपको कहाँ मिलेगा? C2 पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया? प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखाएगा? वास्तविक है। अरे वास्तविक है कि नहीं? तो यहाँ क्या लिख देंगे? वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ क्या हो रहा है? उल्टा, वस्तु के बराबर है ना, वस्तु के बराबर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना। उसके बाद C2 पर बनता है, कहाँ बनता है? तो बन जाएगा। कोई डाउट? अगला देखिए, दिया हुआ है कि यदि वस्तु अनंत और C1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। प्रतिबिंब की, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि वस्तु को रख देंगे हम यहाँ पे, तो इधर अनंत C1 के ये इस छोर वाला, ये साइड वाला जितने भी सतह दिखाई दे रहा सब अनंत है। क्या है? C1 के बाद इधर जितना भी है सब क्या है? और यहाँ C2 के बाद इधर वाला अनंत होता है ना। तो चलिए वस्तु को यहाँ रख दिए, तो सबसे पहले एक समांतर लाइन खींचते हैं। तो अब प्रथम पथ कहाँ से गुजरेगा? और दूसरा क्या करेंगे हम लोग? प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे ना। सॉरी, पार कर जा रहा है, एक मिनट। स्केल से आप लोग खींच लीजिएगा। देखिए लगभग इधर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ठीक है। और आप लोग अच्छा से खींचेगा ना तो लगभग इसे बीच बीच मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों के बीच में ही रहेगा, ये दोनों के। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। छोटा लिखते डायरेक्ट, क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद F2 और C2 के बीच बनता है। कोई दिक्कत है? ओके, बीच बनता है, बीच नहीं लिखें। ठीक है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। चलिए ध्यान से देखिए, तो एक लगभग मान लीजिए ऐसा किरण आ रहा है, तो ये इसके समांतर नहीं ना जी। समांतर होता तब न फोकस से गुजरता। समांतर तो किरण है नहीं, तो फोकस से पहले ही गुजर जाएगी। क्या होगा? और एक है मान लीजिए प्रकाश केंद्र ऐसे आ रहा है, प्रकाश किरण। एक मिनट, सीधा नहीं आ रहा है जी। ठीक है, अब सीधा
अभी देखो ऐसे गुजरा तो कहाँ मिल गया, F2 पर मिला ना, F2 पर मिला कि नहीं मिला। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी अनंत से आ रहा होगा, है कि नहीं। तो पैरेलल लाइन अनंत से जब आ रहा है समांतर किरणें, तो अपवर्तन के बाद कहाँ मिल गया, F2 पर मिला। कहाँ मिला, तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब अनंत पर तो अनंत पर बहुत बड़ा भी तो हो सकता है, तो यहाँ बहुत छोटा बन रहा है, वास्तविक है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ये बहुत बढ़िया, वास्तविक है, उल्टा है, बहुत छोटा है ना जी, और कहाँ बनता है, F2 पर बनता है। तो इस तरह से हम लोग उत्तल लेंस में सभी प्रतिबिंब को देख लिए कि प्रतिबिंब कहाँ रहेगा तो कहाँ बनेगा। एक बात गौर कीजिए, जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस से दूर करते गए वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस के नज़दीक आता गया है। जब यहाँ था तो अनंत पर बना, यानी वस्तु के पीछे बना ना। जब यहाँ फोकस पर ले आए तो अनंत पर बना। जब यहाँ C1 और F1 के बीच लाए तो कहाँ बनिया, C2 और अनंत के बीच बना। तो इधर घसकाने पर नज़दीक आया ना, और यहाँ पर लाए तो कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। जब इधर लाए तो इधर बना। तो जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस से दूर करते गए वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस के नज़दीक आता गया, लेंस के नज़दीक आता गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि वस्तु को लेंस से दूर करने पर प्रतिबिंब लेंस के नज़दीक बनता है, लेंस के। और एक बात और ध्यान से देखिए, जैसे जैसे वस्तु को दूर करते गए वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होता गया। क्या होता गया, छोटा हुआ ना जी कि नहीं हुआ। तो इस बात पर गौर कीजिएगा। अब एक और बचा हुआ है अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो कोई भारी नहीं होता है, एक ही बनता है, एक बना कर बनेगा सब, लेकिन बनाएंगे हम एक ही, एक बना करके छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वास्तविक ये जो हम लोग अवतल लेंस पढ़ रहे हैं, अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रख देने पर प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा। क्या बनेगा, अवतल लेंस में वस्तु कहीं रख दीजिए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए हम लोग एक जगह रख के चेक करते हैं। मान लीजिए कि वस्तु को यहाँ रख देते हैं हम, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको देख लेते हैं। आया इस तरह से। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि प्रकाश को ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है ना। तो फैला दे तो प्रकाश ऐसे निकल जाएगा। तो ये प्रकाश लग रहा है कि लगभग इधर से आ रहा है कि नहीं, ये लग रहा है ना इधर से। और यहाँ पर ये वो गुजारेंगे, मतलब प्रकाश केंद्र किससे, प्रकाश केंद्र से किसे गुजारेंगे, तो प्रकाश केंद्र से। और ये किरण दोनों आपस में कभी मिलेगा, तो नहीं मिले तो मिला यहाँ पे ना। तो वास्तविक लाइन दोबारा, काल्पनिक लाइन दोबारा। और जब काल्पनिक लाइन दोबारा बनेगा तो प्रतिबिंब के प्रकृति में क्या लिखाएगा, प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, और वस्तु से बहुत और लेंस के पीछे बनता है, या वस्तु के आगे बनता है, वस्तु के नहीं, जरूरी नहीं है कि लेंस और फोकस वन के बीच ही बनेगा। वस्तु हम यहाँ रख दें तो फिर यही बनेगा, है ना, कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बार गौर कीजिएगा, उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक या आभासी बोलिए प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे चिन्ह पर पट्टी क्या होता है ना, क्या देखेंगे, चिन्ह पर पट्टी क्या होता है। तो चिन्ह पर पट्टी के बारे में आप लोगों ने पहला लेसन में देखा था, वो दर्पण के लिए था, ये क्या है, लेंस के लिए। वहाँ जो हम लोग पहला लेसन में देख के आए थे चिन्ह पर पट्टी,
वो था दर्पण के लिए, ये क्या था? दोनों में अंतर सिर्फ इतना का होगा कि दर्पण के लिए ध्रुव आता था और यहाँ पर लेंस के लिए आपका आएगा प्रकाशीय केंद्र, बस। बाकी सब सेम टू सेम वही है। चिन्ह परिपट्टी का उपयोग हम लोग वस्तु एवं प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए? स्थिति एवं ऊंचाई। यानी स्थिति कहने का मतलब वस्तु या प्रतिबिंब किस ओर है, धनात्मक की ओर है कि ऋणात्मक की ओर है, ऊंचाई उसका पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। ये सब सारी बात को जानने के लिए हम लोग चिन्ह परिपट्टी का उपयोग करते हैं। और चिन्ह परिपट्टी का उपयोग 9th क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं। सेम उसी के जैसा यहाँ पर चिन्ह परिपट्टी भी है। जैसा कि 9th क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए थे बाबू, ये इस प्रकार था। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते थे और इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। यही है ना? एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है और वाई एक्सिस को कोटि कहा जाता है। और जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में मिलते हैं उस बिंदु को मूल्य बिंदु यानी ओ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? यही नहीं जानते थे? अब इसी का उपयोग हम लोग करेंगे कहाँ? तो चिन्ह परिपट्टी में। साइंस में इसी को चिन्ह परिपट्टी कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ये नियामक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी को अगर हम साइंस में उपयोग लाते हैं तो साइंस में इसको हम लोग बोल देते हैं चिन्ह परिपट्टी। क्या बोलते हैं? तो देखिए लेंस के लिए चिन्ह परिपट्टी कैसे क्या होता है। तो मान लीजिए कि क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। तो ध्यान से देखिए, ये जो हुआ प्रकाशीय केंद्र, ये इस तरह से हुआ। कोई दिक्कत है बाबू? तो प्रकाशीय केंद्र आपका काम करेगा मूल्य बिंदु का। प्रकाशीय केंद्र क्या काम करेगा? मूल्य बिंदु का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पहले इसको बात सुन लीजिए ध्यान से। आप जानते हैं कि सभी दूरियां जो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल्य बिंदु से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? मूल्य बिंदु से मापी जाती है। जो कि मूल्य बिंदु कौन है? अब ध्यान दीजिए, मूल्य बिंदु के दाहिने तरफ जो भी हम दाहिने तरफ जाते हैं जो भी संख्या आता है सब क्या होता है? धनात्मक होता है। सब क्या होता है? अब वही बात यहाँ देख लीजिए, ये प्रकाशीय केंद्र है आपका। लेंस के लिए क्या है? तो प्रकाशीय केंद्र से दाहिने तरफ के मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? दाहिने तरफ की मापी गई सभी दूरियां क्या होगा? दाहिने लिख दे यहाँ पहला में, दाहिने तरफ की सभी दूरियां क्या हो जाएगा? धनात्मक। मूल्य बिंदु, अब यहाँ देखिए मूल्य बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? तो यानी बाईं ओर, दूसरा में ये न होगा जी, बाईं ओर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? क्या होगा जी? यानी बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? अब एक बात और सुन लीजिए, पहला पॉइंट होना चाहिए था, ये हम गलती कर दिए। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा और ये क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट ये होना चाहिए था, मुख्य अक्ष को, लेंस के मुख्य अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? क्या होता है जी? मुख्य अक्ष क्या है आपका? एक्स एक्सिस है, यानी भुज है। क्या है? समझ में आया? दूसरा पॉइंट होगा मूल्य बिंदु यानी प्रकाशीय केंद्र के दाहिने तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। तीसरा पॉइंट होगा कि प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। क्या होगी? अब देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। क्या होगा? और नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होगा? ऋणात्मक। अब देखिए ध्यान से, लेंस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें
यानी आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां घनात्मक होती हैं। इस ओर मापें तो प्लस की ओर न जा रहे हैं जी। आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? क्या होती है? तो हम इस साइड से इस साइड आते हैं, यानी प्लस की ओर ना आ रहे हैं, किस ओर आ रहे हैं? और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? क्या हो जाएगी? बस यही इतना सारे बातों का ध्यान देना था। प्रधान एक्स एक्सिस, प्रकाशीय केंद्र मूल बिंदु, प्रकाशीय केंद्र से दाहिने ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां। बस अब देखिए यही बात आप फर्स्ट लेसन में भी पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन में सेम टू सेम यही पढ़े हैं। फर्क इतना था कि उसमें ध्रुव था और इसमें क्या है? प्रकाशीय केंद्र, बस इतना का अंतर था, है कि नहीं? उसमें हम लोग ध्रुव पढ़ रहे थे, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाशीय केंद्र पढ़ रहे हैं, यही ना था। अब हम लोग देखेंगे यहां पर इस स्थिति से, अब देखिए प्रकाश किरणें आती इधर और परावर्तन फोकस से गुजर जाती है ना जी, फोकस से गुजरती है। तो अब यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि अवतल लेंस देखिए ऐसा होता है ना, प्रकाश किरणें ऐसे जाती इधर लौट जाती, तो प्रकाश इधर ही से ना देखते हैं हम लोग जी। तो यहाँ वाला एक इधर की ओर मापी गई सभी दूरी क्या है? बस इतना बात ध्यान में रहेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, कोई डाउट नहीं है। सेम वही प्रोसेस है जो आप दर्पण में पढ़े हैं। दर्पण में आप पढ़े हैं उत्तल दर्पण में ऋणात्मक और अवतल दर्पण में, यहां उल्टा पढ़ लेना है, उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में ऋणात्मक। बस इतना सारे बात है, क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में देखिए किनारा इसका जो होता है पतला होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का किनारा, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, और ये हो गया अवतल। ओ बढ़िया से छपाओ यार। ये देखिए उत्तल लेंस का किनारा दोनों क्या है? और अवतल लेंस का क्या होता है? क्या होता है? पहला अंतर हो गया। दूसरा, ओ बीच का भाग क्या है? बीच का भाग मोटा होता है और इसमें क्या होता है? पतला होता है। कोई दिक्कत? तीसरा, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है कि नहीं? और इसमें केवल काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? कोई दिक्कत है? काल्पनिक बोलिए, आभासी बोलिए, बात एक ही है ना। चौथा, और चौथा इसका फोकस दूरी धनात्मक और इसका फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी धनात्मक और इसका क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। अभी ने देखा है जी, चिन्ह पर पट्टी में दिखाया ना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। पांचवा, इसमें प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, और इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा, है ना। अच्छा, इसमें उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है प्रतिबिंब, और इसमें केवल क्या बनता है? सीधा ही प्रतिबिंब बनता है हमेशा। समझ में आ गया? तो 6 अंतर बहुत ही काफ़ी है कि नहीं? ये 6 अंतर को आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर लेंस सूत्र याद हो जाए ना। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। और दर्पण में सिर्फ प्लस हो जाता है। दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? प्लस और माइनस का। अब हम लोग आवर्धन देखेंगे। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे, है ना। जहाँ h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? h डैश बटा h। अब देखिए आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है ना। यदि प्रतिबिंब आभासी होगा, क्या होगा? काल्पनिक या आभासी होगा प्रतिबिंब, तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा? सॉरी धनात्मक होगा। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या हो जाएगा? याद रहेगा, आभासी में प्लस और वास्तविक में, क्योंकि आभासी में प्लस का है होगा भाई। तो देखो प्रतिबिंब जो होता है ऊपर अगर वस्तु तो ऊपर ही ना बनेगा वस्तु की प्रतिबिंब, तो प्लस प्लस दोनों तो प्लस हो जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा होगा तो नीचे की ओर बनेगा, तो नीचे की ओर माइनस, और वस्तु रखा गया ऊपर तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो इसीलिए वास्तविक के लिए माइनस और काल्पनिक या आभासी के लिए प्लस होता है। कोई डाउट नहीं ना है? बस यही था। अब उसके बाद हम लोग को लेंस का क्षमता देखेंगे। लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता, लेंस की तो देखिए हमारे नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र की फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ता और घटता रहता है कि नहीं। इसको हम लोग लेंस की क्षमता को डिटेल से पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 में, लेसन चैप्टर 3 में मानव नेत्र में लेंस की क्षमता के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल बताएंगे। अभी सुन लीजिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के यानी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो P बराबर है 1/f। क्या होता है? तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम हुआ ना ये, तो हम क्या बोले? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। याद रहेगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? क्या होता है? जिसे कैपिटल D द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल D द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का क्षमता होता है घनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? अब घनात्मक क्यों होगा? क्योंकि फोकस दूरी इसका पॉजिटिव की ओर होता है, घनात्मक होता है। और अवतल लेंस, अवतल लेंस की भी क्षमता होता है ऋणात्मक। क्या होता है? तो अगर किसी भी लेंस का क्षमता आपको दिया है प्लस में, प्लस 2 डायोप्टर प्लस 3 डायोप्टर, तो आप क्या कहिएगा कि वह कौन सा लेंस होगा? कौन सा लेंस होगा? अब अगर आपको दे देगा यहाँ पे माइनस में, तो वह कौन सा लेंस होगा? कौन सा लेंस होगा? क्लियर है? अगर प्लस देगा तो उत्तल और माइनस देगा तो अवतल। क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्या है।
और इसका एक और मात्रक होता है जी, मीटर -1, मीटर माइनस, मीटर के पावर कितना होता है -, यानी इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, 1/मीटर, 1/, ये भी होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा ये जो हुआ, सिर्फ इसमें रह गया है लेंस सूत्र। क्या रह गया है? तो लेंस सूत्र के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे होता है, सिद्ध करना है इसमें किस प्रकार से, ये कैसे क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f कैसे हुआ, इस बात को हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। आज की क्लास इतना ही।